राम राम सा। आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं अमित जी, जो एक पॉलिटिशियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट में भी काम करते हैं, लाइफलाइन भी हैं। ठीक है, आप उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफलाइन कैसे चल रही है। सही है। फिल्म बना रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, देश जाग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। तो सर बेसिकली मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने पॉलिटिकल अपना करियर छोड़ के आप फिल्म लाइन में घुस गए। पॉलिटिकल कैरियर छोड़ा नहीं है, अल्प विराम है। अल्प विराम इसलिए चूंकि 27 में चुनाव है। 27 से पहले तो राजनीतिक व्यक्ति की वो एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। राजनीति का एक महत्वपूर्ण नियम है कि आप लोगों की मदद करते रहिए, वो अभी भी जारी है। और दूसरा, जगाते रहिए, सामाजिक मुद्दों पर चेतना जगाते रहिए, आंदोलन करते रहिए। तो हमारी जो फिल्में हैं वो भी एक आंदोलन की तरह ही है, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सब रियल स्टोरीज हैं, सब ट्रू इंसिडेंट्स हैं, सत्य आधारित घटनाओं पे हैं सारी। तो इससे लोग जाग रहे हैं, देश जाग रहा है। मुझे लगता है जितना राजनीति में रह के हम अपनी आवाज लगा के, भाषण दे के, तकरीरों के माध्यम से या बयान जारी करके लोगों को जगा नहीं सकते थे, उससे कहीं लाख गुना ज्यादा ये काम हम फिल्मों के माध्यम से कर रहे हैं। तो राजनीति का काम फिल्में कर रही है हमारी। हाँ कि सर जैसे देखा गया है कि फिल्में हैं ही एक्चुअली ऐसी कि फिल्म ना लोग रिलेट करते हैं, हाँ। इमोशंस में बहते हैं। हाँ। इमोशन के थ्रू लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, चीजें ऐसी होती है। लेकिन सर एक चीज होगी ना, मतलब आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं। राजनीतिक धारा है, लोगों को संगठित रखिए, जोड़ के रखिए। वो काम हम फिल्मों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी में रहा, बहुत समय रहा, 8-9 साल रहा। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हूँ और योगी बीजेपी से। आदित्यनाथ जी के साथ। उनके साथ हूँ, बीजेपी मैंने ज्वाइन नहीं की है, विचारधारा के नाते उनके साथ हूँ। तो सर जैसे बेसिकली अभी आप जैसे आपने काला हिरन पे बात करी। अब काला हिरन पे मूवी बनाएंगे तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी है। हाँ। क्योंकि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दोनों बहुत बड़े नाम है। सलमान खान इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में, और लॉरेंस बिश्नोई अभी देश में सबसे बड़ा नाम है शायद गैंगस्टर्स में। तो बेसिकली मतलब आपको ये लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, एक कंट्रोवर्सी होगी, हो सकता है कि फिल्म रिलीज भी ना हो या बनने ना दी जाए। काला हिरन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की मूवी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का उसमें कैरेक्टर है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो धमकी दे रहे हैं कि मैं सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये एक्चुअली बिश्नोई समाज की लेगेसी है, उनका साहस है। काला हिरन उनकी पहचान है। काला हिरन बिश्नोई समाज की बहादुरी का परिचायक है। उसका प्रदर्शन है कि उनकी ईमानदारी कितनी है, उनकी सुचिता कितनी है, उनकी जागरूकता कितनी है और वो कितने हठ धर्मी है। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि शेर जो है हिरन को खा जाता है जंगल में, लेकिन ऐसे शेर रहते हैं राजस्थान में जो हिरणों की हिफाजत करते हैं। उस शेर कम्युनिटी का नाम है बिश्नोई समाज। वो हिरन को छूने नहीं देते। उनकी महिलाएं जो है हिरणों को स्तनपान कराती है, अपने बच्चे के लिए दूध पिलाती है। तो जब सलमान खान ने हिरन का शिकार किया, उस समय सलमान खान ने 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर दिए लोगों को, खरीदे गवाह, बिक जाए गवाह, गवाही से मुकर जाए, बयान बदल दें, लेकिन कोई बिश्नोई उस समय 10 करोड़ रुपए लेके नहीं बिका। उस समय के 10 करोड़ आज के 200 करोड़ के बराबर है। तो बिश्नोई समाज की जो ईमानदारी है, उनकी जो मिट्टी के प्रति समर्पण भाव, उनका जीवों के प्रति समर्पण भाव है। जो अमृता देवी बिश्नोई जी ने 363 लोगों के साथ में बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। राजा अभय सिंह खेड़जली में पेड़ नहीं ले जा सके, लोग कट गए लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। तो बिश्नोई समाज का जो वन्य प्रेमियों के, वन्य जीवों के प्रति जो भाव है, जो वनस्पतियों के प्रति भाव है, उसको दिखाने के लिए काला हिरण है। लॉरेंस बिश्नोई इसमें करेक्टर है, ये लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित नहीं है। सलमान खान का हिरण का केस, पूरा मुकदमा, ट्रायल, उसके बाद बेल, जेल जाना, और किस तरह से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा लोगों को और किस तरह लोग नहीं बिके, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर आपने मूवी लोगे तो सलमान खान कहीं ना कहीं है इसमें, ठीक है। तो हाँ। अब बेसिकली मतलब इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री तो बॉम्बे की है। हाँ। तो वहां से दबाव भी आएगा। सिनेमा इंडस्ट्री बॉम्बे की गुलाम नहीं है। सिनेमा भारतीय है, बम्बईया सिनेमा नहीं है, वो महाराष्ट्रियन सिनेमा नहीं है, मराठी सिनेमा नहीं है, भारतीय सिनेमा है। और कोई फिल्म अगर बंबई वाला बनाता है तो बंबई की सिनेमा घरों में हिट नहीं होती है, पूरा देश देखता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश के दर्शक देखते हैं, तब कोई फिल्म हिट होती है, तभी कोई फिल्म फ्लॉप होती है। तो ये कहना कि फिल्म इंडस्ट्री बंबई की है, ये गलतफहमी तो दूर हो गई जब टॉलीवुड वालों ने इंडस्ट्री बनाई। अब टॉलीवुड वाले जो है रामोजी राव से कर रहे हैं, चेन्नई वाले अपना अलग कर रहे हैं, पंजाब वाले अपना अलग कर रहे हैं। बी पराग जानी को बंबई कहां जरूरत पड़ती है। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो ये एक पहले टैग था कि बॉलीवुड मतलब फिल्म इंडस्ट्री माने बंबई। अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं ये भी मान लूं आपकी बात कि बंबई की है, तो क्या बंबई के मालिक हैं सलमान खान, या बॉलीवुड के मालिक है सलमान खान? सलमान खान की तरह अक्षय कुमार भी है, शाहिद कपूर भी है, अजय देवगन भी है, ऋतिक रोशन भी है, मनोज वाजपेयी भी है, अक्षय खन्ना भी है, तमाम लोग हैं। तो कभी लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड को नहीं धमकाया।
लॉरेंस बिश्नोई ने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म नहीं बननी चाहिए, कैमरा रोल नहीं होना चाहिए, फोकस पुलर को मार दूंगा, वीएफएक्स वाले को मार दूंगा, सिनेमा घर जला दूंगा। अगर वो कहता कि मुझे फिक्शन से दिक्कत है, फिल्म से दिक्कत है, 70 mm की स्क्रीन से दिक्कत है, सिल्वर पर्दे से दिक्कत है, तो हम मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के खिलाफ है। लॉरेंस बिश्नोई को एक व्यक्ति से दिक्कत है, और वो इसलिए नहीं कि वो हीरो है, इसलिए नहीं कि वो फिल्म बनाता है, वो गाना गाता है, इसलिए कि उसने उनके क्षेत्र में आके एक हिरन का शिकार किया, ऐसा उस पर आरोप है। तो जब किसी को लगेगा कि मेरा बच्चा था, या हमारे समाज में उसको पूजा जाता, माना जाता, तो वो उसका अपना निजी मैटर है, लॉरेंस बिश्नोई का और बिश्नोई समाज का। उससे बॉलीवुड का कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड के बाकी लोगों को लॉरेंस बिश्नोई को अछूत भी नहीं मानना चाहिए, मैं तो मानता नहीं। अब जैसे मैं अगर एक बात करूं, तो अभी जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंडिया में बहुत ऊपर है गैंगस्टर लाइफ में, तो आपको ये लगता है कि ये चीज अभी कंटिन्यू रहेगी, कि ये डॉन तक जाएगी या माफिया तक जाएगी? वो तो मुझे नहीं पता, देखिए आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता। मेरे लिए तो स्टोरी है, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर मेरे लिए स्टोरी है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर मेरे लिए स्टोरी है, गोगा मेडी का मर्डर मेरे लिए स्टोरी है, बाकी जितनी भी हत्याएं हुई हैं, विक्की मिट्टू खेड़ा से लेकर के गुरलाल बराल तक, वो सब मेरे लिए स्टोरी है। ना मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हूँ, ना मैं लॉरेंस बिश्नोई के एंटी वालों का एंटी या समर्थक हूँ, ना मैं मूसेवाला का विरोधी हूँ, ना मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हूँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। फिल्म मेकर क्या दिखाएगा? जो हुआ है वो दिखाएगा, जो घटा है वो दिखाएगा। घटा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कोई हत्या नहीं की और वो जेल में है। जेल में रहते रहते उन पर जितने आरोप लगे हैं वो सिद्ध करने का काम कोर्ट का है, वो मेरा फिल्म का, मीडिया का, पॉडकास्ट का काम नहीं है। अब आगे क्या होता है, कौन मरता है, कौन जीता है, किसको माफी मिलती है, कौन माफी मांगता है, ये सब तो उन पर तय करता है ना। हमारा काम तो जब तक हम फिल्म बनाएंगे, जब तक की सारी घटनाओं को अक्सर तय दिखाना है, ए से लेके जेड तक। तो जैसे बेसिकली आप जैसे फिल्म बनाते हो, तो आपकी फंडिंग आप खुद करते हो या इन्वेस्टर्स बाहर के भी हैं? बाहर से भी इन्वेस्टर आते हैं। जैसे मेरे पास फंडिंग नहीं होती तो मैं लोगों से ले लेता हूँ। तो अभी भी मेरी फिल्म बनी थी अटेल अमर स्टोरी, तो किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 1 लाख, जिसपे जो था उसने दिया। और अब 20 मार्च को मैं रिटर्न कर रहा हूँ सबको पैसे। तो मतलब जैसे 20 मार्च को मैंने एक फंक्शन बुलाया नोएडा में, हाँ। उसमें जितने लोग हैं, जो मेरी फिल्म बिक गई, मतलब आपने सेल कर दी? हमने सेल कर दी। ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूजिक और न्यूज के, और जितने भी राइट्स होते हैं ओवरसीज, वो मैंने बेच दिए। जब राइट बेच दिए तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो उनको वापस कर रहा हूँ। फिर नई मूवी बनाऊंगा तो फिर कहूंगा कि भाई पहली वाली का बजट 20 करोड़ था, इस वाली का 100 करोड़ है, तो फिर आएंगे वो लोग। तो आपको क्या लगता है काला हिरन का बजट क्या होगा? काला हिरन 50 करोड़ का, और इसका रेवेन्यू? रेवेन्यू 500 से ऊपर जाएगा मिनिमम, क्योंकि जितने भी फिक्शंस हैं, लेकिन वो कोर्ट रूम ड्रामा है। जोली एलएलबी 1, 2 सुपरहिट मूवी, ऐतराज सुपरहिट, दामनी सुपरहिट, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा वाली सुपरहिट। कोर्ट रूम ड्रामा इस देश में लोग देखना चाहते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग को भारतीय दर्शक सिनेमा घर पे बड़े पर्दे पे देखना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जोली एलएलबी, दामिनी, तारीख पे तारीख तारीख, ये सब फिक्शन है। लेकिन यहां सलमान खान का रोना, यहां गिड़गिड़ाना, यहां जेल जाना, यहां जमानत कैंसिल होना, यहां जमानत मिलना, ये सब सत्य आधारित है, तो हम फिक्शन नहीं बनाते। लेकिन एक तरफ से जैसे उनकी भावना बाहर आएगी, तो एक तरफ से लॉरेंस की भी भावना बाहर आएगी, क्योंकि लॉजिक हो गई ना, उनकी भावना अपने समाज को लेके, बिश्नोई समाज को लेके, उनके प्रति उनकी भावना, और सलमान के जो भी किरदार आप निभाओगे कि उनकी फैमिली को क्या इश्यूज हुए, क्या प्रॉब्लम हुए, तो लॉजिकली तो आप इमोशंस जो पब्लिक तक पहुंचा रहे हो। हाँ, लेकिन हम जो मूवी बना रहे थे, कोई भी मूवी किसी एक के प्रोस्पेक्टिव से बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कन्हैयालाल साहू पे फिल्म बनाई, तो निजाम जो उसका हत्यारा था, मोहम्मद गोश जो, और रियाज अत्तारी जो उसका हत्यारा था, उनकी क्या भावनाएं हैं, या मुसलमानों की क्या भावना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव था हमें कन्हैयालाल के इंसाफ के लिए मूवी बनाना। तो यहाँ जो हम मूवी बना रहे हैं, जम्बेश्वर भगवान को मानने वाली जो जाति है, बिश्नोई जाति, बिश्नोई कैडर, बिश्नोई समाज, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है, उनके गवाहों का, मुकदमे में जो वादी थे, जिन्होंने सजा दिलाने के लिए जी जान लगा दी, जान की परवाह नहीं की, माल की परवाह नहीं की, रिश्वत की परवाह नहीं की, उन लोगों का प्रोस्पेक्टिव हम काला हिरन में दिखा रहे हैं। तो सलमान खान की क्या भावना रहेगी, उसके फैंस क्या सोचेंगे, डोंट केयर। तो ये तो एक वो हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपकी मूवी आ रही है अभी मर्डर स्टोरी भी, जो कन्हैयालाल जी पे, लेट कन्हैयालाल जी पे, तो बेसिकली आप मतलब इनकी फैमिली से पहले मिले थे मूवी बनाने? मिला था, मूवी बनाने से पहले मिला था, इन्होंने मुझे राइट्स दिए थे। तो आपने जैसे इनके नाम यूज किए या जो भी चीजें हुई, हाँ। तो आपने इनकी फैमिली के इमोशंस जाने, मतलब कि आप इनसे रिलेट हुए, आप इनसे जुड़े, कि आपने पहले सब जाना कि वो कैसे थे, घर रहे, फिर उसके बाद वो चीज उस दिन गए, उस दिन क्या कैसा हुआ लोगों के साथ? कन्हैयालाल साहू की फैमिली के राइट्स नहीं होते तो हमें कन्हैयालाल को किशनलाल बताना पड़ता, उदयपुर को उदयनगर बताना पड़ता, हमें फिर फिक्शन की तरह से बनाना पड़ता।
लेकिन जब उनकी फैमिली हमसे मिली, उन्होंने अपनी बातें बताई, सारी स्टोरी बताई डीपली बिहाइंड द सीन, जो लोगों को नहीं पता, जो मीडिया ने नहीं दिखाया, जो चार्जशीट में नहीं लिखा वो बताया, तो उनके बयानों के आधार पर और लोक श्रुति के अनुसार जो लोगों ने बताया, हमने इस मूवी को बनाया है। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, अगर हमें राइट है तो लॉरेंस बिश्नोई है, और राइट नहीं होगा तो लोरेंस बिश्नोई होगा। बेसिकली नाम चेंज करना पड़ेंगे आपको, सबके नाम चेंज होंगे। जैसे आप भी मानते हो कि सलमान खान का आपको राइट नहीं मिलेगा नाम यूज करने का, हो सकता है। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई का राइट है तो सलमान खान के राइट की आवश्यकता नहीं। तो सलमान खान मुलजिम है, बीइंग एक एक्यूज्ड, उसको पावर ही नहीं राइट देने की। राइट कौन देगा? जो विक्टिम होगा। विक्टिम कौन है? बिश्नोई समाज। एक्यूज्ड कौन है? सलमान खान। इधर विक्टिम कन्हैयालाल है, तो कन्हैयालाल के हत्यारों के राइट की आवश्यकता नहीं है। वो हत्यारा है कन्हैयालाल का, और सलमान खान हत्यारा हिरन का, हत्यारोपी। तो हत्यारोपी हो या हत्यारा हो, उसके राइट की नीड नहीं है, विक्टिम के राइट की नीड है, वो हमारे पास है। तो मैं जैसे उस पर जाऊंगा, जो भी आपकी नई मूवी आ रही है और टेलर मर्डर स्टोरी का, तो बेसिकली मतलब मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी बताएं कि देखो हर लोगों को ना याद नहीं है कि बहुत टाइम हो गया, लोग भूल भी चुके हैं कि उस टाइम तो बहुत न्यूज में मुद्दा चला, कि न्यूज में चीजें चली, ठीक है, लेकिन लोग होता है ना कि आपने देखा होगा हमारे देश में एक जागरूकता है कि जब कोई चीज होती है तो पब्लिक उठती है, पब्लिक इकट्ठी भी होती है, जुड़ती भी है, लेकिन जैसे साल बीत जाते हैं शांत हो जाता है, लोग भूल जाते हैं जब तक अगला कोई टॉपिक ना उठे। लोग जब तक ही भूले रहते हैं जब तक दरवाजे में दस्तक नहीं होती। 90 का मुकदमा 2025 में समान आ जाए किसी दरवाजे, पुलिस आगे खड़ी हो जाए दरवाजे पे, तो याद आ जाता है कि हाँ 90 में हमने कोई काम किया था। दस्तक देने की बात है। कश्मीर फाइल 90s की घटना है, लेकिन आज लोगों ने देखी। केरला स्टोरी पुरानी घटना है, लोगों ने आज देखी। माझी माउंटेन मैन, दशरथ माझी बहुत पुराना वाकया है, लोगों ने अब देखा। सेक्टर 35 निठारी कांड लोगों ने अब देखा। तो ऐसा नहीं कि लोग भूल जाते हैं, लोग याद रखेंगे। और ये तो बहुत पुराना नहीं है, 2022 का है। 28 जून 2022 से अभी 28 जून 2023 भी नहीं आई, 25 भी नहीं आई है, अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं। हत्यारों को सजा नहीं हुई है, हत्यारों को बेल मिल रही है। लोगों को जगाएंगे हम। अप्रैल मई जून 3 महीने में पूरे देश में भ्रमण करूंगा, साधु संतों के साथ, कन्हैयालाल के परिवार के साथ। देश को जगाएंगे, एक बार फिर से रुलाएंगे, फिर से लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि उनके साथ ऐसी घटना ना हो। लेकिन हमारे इस देश में ऐसा क्यों होता है कि मतलब इतना टाइम पीरियड लगता है, जबकि हमें पता है कि वो गलत है, ऐसा वीडियो है, उनने वीडियो बनाई थी, सब कुछ हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी इतना इंसाफ मिलने में लेट? वो तो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर तो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक होता है ना कि परिवार, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग ए कॉमन पर्सन, कॉमन मैन, कि न्याय व्यवस्था में इतनी लचरता ठीक नहीं। जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाई है, गला काटा है, कहा है कि हमने ही मारा है, मारते हुए की वीडियो बनाई है, और प्रधानमंत्री मोदी और योगी का भी हाल करेंगे, उनको मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके डे बाय डे की हियरिंग करके अगले 10 से 15 दिन में फांसी दे देनी चाहिए थी। ये 3 साल जो हुए हैं, ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। अब जैसे जो परिवार जिस पे बीती है, उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि वो इंसाफ का वेट कर रहे होंगे। बिल्कुल वेट कर रहे हैं, रोज सोते नहीं है, उनका जीवन रोते गुजरता है। होली आ रही है, सब पूरा देश होली मनाएगा, नया परिवार होली थोड़ी मनाएगा। तो उनके बाप का दर्द उनके बच्चों को पता है, पति का दर्द, यशोदा जो उनकी पत्नी थी कन्हैयालाल, उनको पता है। हमारे सामने ही ऐसे कई वाक्य आए कि हम फिल्म शूट करते करते रो पड़े, भावुक हो गए, इमोशनल ऐसे सीन थे कि बनाते बनाते कई बार हमें शूटिंग रोकनी पड़ी कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना भावुक पल था वो। तो सोचो, हम तो फिल्म मेकर हैं, क्या हमें ही ऐसा महसूस हुआ, कई बार आंख में आंसू आ गए, तो उनको क्या महसूस होता होगा जिनका आदमी चला गया। वो कहते हैं ना, दुख तो और दर्द तो वही समझ सकता है जिसके साथ बीती हो, जिसके साथ बीता। बाकी तो लोग ये होता है कि बस बाकी को महसूस कर सकता है, लेकिन वो जो झेलता है उसको पीड़ा, जो अंतःकरण के अंदर जो पीड़ा होती है, वो जो उसका पीड़ा का भाव होता है, जो दर्द होता है, जो आर्तनाद करता है अंदर से, आत्मा का जो मर्म होता है, वही समझ सकता है जो विक्टिम है। तो जैसे आप फिल्म बनाते हो, जैसे आप पॉलिटिशियन भी हो, फिल्म बनाते हो, आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, अच्छे लेवल पे भी होंगे, तो मेनली ये होता होगा ना कि आप जब धर्म की बात पे आते हैं, तो वो ये कि धर्म की बात पे आते हैं तो धमकियां भी मिलती हैं। धमकियां तो मिलती हैं, बहुत मिलती हैं, रोज मिलती हैं। अभी मैं 11 तारीख को जा रहा हूँ बीकानेर, हिरन के शिकारियों को पकड़ने वाली टीम को सम्मानित करने के लिए, और मुझे धमकी मिल रही कि बीकानेर से वापस ही नहीं आओगे। मेरे घर आए 10-12 लोग, मुझे धमका गए। ऑफिस पर आते हैं, बहुत सारी कॉल आती है, साइप्रस से, कभी जर्मन से, कभी पाकिस्तान से, सीरिया, इराक, ईरान, अभी पुर्तगाल से आई 6 तारीख को, 5 करोड़ रंगदारी दो, 10 करोड़ रंगदारी दो, सब चलता रहता है। लेकिन आप निरंतरता से अपना काम करते रहिए, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। वो कहते हैं ना, महादेव बैठे हैं तो उनके ऊपर तो ऐसे भी किसी का बस नहीं है। महादेव तो मेरे आराध्य हैं, और मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। तो मैं बहुत
सब स्ट्रेस लेता नहीं इन सब चीजों का। वो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा सिर्फ गलती करता है तो अपने माँ बाप से डरता है, तो भगवान हमारे माँ बाप से कम तो है नहीं। माँ बाप ही है। हाँ, तो वो हमारी रक्षा भी वही रक्षा करेंगे, करते हैं, रक्षा करते हैं, रास्ता भी वही दिखाएंगे। रक्षा करते हैं। मैं देवी की रक्षा कवच भी पढ़ता हूँ, मार्कंडेय उवाच पढ़ता हूँ जो देवी का रक्षा कवच है, और मैं महादेव का शिव तांडव भी पढ़ता हूँ, और रुद्राष्टक भी पढ़ता हूँ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मेत स्वरूपम। तो पूजा करता हूँ। मुझे लगता है कि जब अपने आप को आप जो है अपने आभा मंडल को, अपने ओरा को सुरक्षित कर लेते हैं, कीलक पढ़ लेते हैं, आप स्तंभन पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है फिर बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा में भी लोग मर जाते हैं। बाबा सिद्दीकी सुरक्षित थे, मर गए। ये तुम्हारे सुखदेव सिंह गोगामेडी सुरक्षित थे, मर गए। मूसे वाला भी पिस्तौल थी, गोली भी चलाई थी, लेकिन मर गए। तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाकी तो प्रधानमंत्री भी वो कहते हैं ना कि एक आदमी था जो डर के अपने घर में बैठ गया कमरे में कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन कमरे में एक सीनरी रखी थी, सीनरी उसकी गर्दन पे गिरी और वो मर गया। नवाज देवबंदी एक बहुत बड़े शायर है। उनका शेर है कि बुज़दिल था, मुस्तहिक था जो उसको सजा मिली, बख्शा गया ना हाथ उठाने के बावजूद। अगर हम सरेंडर कर दें अपराध के सामने, अपराधियों के सामने, तो भी वो मारेंगे, और हम लड़े तो भी वो हम मारने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा है ना, लड़के ही मरना। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, तो वो कभी चाहते थोड़ी था कि वो गैंगस्टर बने, वो कभी नहीं चाहते थे। उनकी एक नॉर्मल जिंदगी थी। उनके पापा 1997 में पुलिस से रिटायर्ड थे, कांस्टेबल थे, फॉर्मर कांस्टेबल थे वो। तो वो वहां से मतलब अपनी जॉब छोड़ के किसान उसमें आए थे, और उन्होंने कभी थोड़ी सोचा था कि मेरा फ्यूचर ये होगा। परिस्थितियां लोगों पे जैसी बीतती है, जो चीजें होती है, उस हिसाब से इंसान बदलना सीख जाता है। बिल्कुल, वक्त बदलता है तो जज्बात बदल जाते हैं, समय के साथ साथ हालात बदल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। कर्म किसके सही है और गलत है वो देखने वाला और बताने वाला तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ ना एक चीज है, आपने सुनी होगी, मतलब हमने देखी भी है। मैंने तो ये कहते हैं कि 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो शायद मेरा ये मानना है कि इसी वजह से शायद हमारे जस्टिस को इतना टाइम भी लग जाता है चीजें तय करने में। हाँ, पहले तो राजा महाराजाओं का दौर था, कहते थे इसके हाथ काट दो, इसने चोरी की है, इसको हाथी से कुचलवा दो, इसके शरीर पे 100 कोड़े लगाओ, सूली पे टांग दो। तो मुझे लगता है कि राजा को अंतर्यामी तो थे नहीं कि उन्हें पता हो कि भाई इसने हाथ चोरी की है। तो हो सकता है इसलिए भी टाइम लगता हो, ताकि सारे तथ्य, सारे गवाह, सारे हमारे, लेकिन न्याय कम होता है, जजमेंट्स होते हैं। वो तो अब वही है ना, जस्टिस, वो उस चीज में तो कोई कुछ ऐसे भी नहीं बोल डिसीजंस सकता। होते हैं, डिसीजंस होते हैं। लेकिन पेशियां हमारे यहाँ कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख इतनी मिल जाती है कि चीजें इतनी जल्दी बदलती जाती है कि समय बीत जाता है। धीरे धीरे बदलेगा। जमाना था जब कुछ व्यवस्थाएं कम थी, फॉरेंसिक नहीं था, एफएसएल नहीं था, बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आती थी, अब वो सब चीज आने लगी। पहले लोग ज्यादा थे, कोर्ट कम थी, मुकदमे का भार एक जज पे ऊपर ज्यादा था। अब बहुत सारी कोर्ट्स हो गई हैं, SC/ST के लिए अलग बन गई, पोस्को के लिए अलग बन गई, गैंगस्टर के लिए अलग बन गई, चेक बाउंस का अलग बन गया, सारी कोर्ट्स अलग अलग बन गई। तो धीरे धीरे जब सब कुछ बढ़ेगा तो कोर्ट्स भी बढ़ेंगी, जजेस भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है कभी तो सुधार आएगा। जैसे अब एक बात है कि मीडिया ने इतना टॉपिक उठाया है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान पे, इतना उठाया कि पब्लिक, मैं मानता हूँ कि पूरे भारत को पता ही है। लेकिन आपको लगता है कि फिल्म बनाने से पब्लिक और जागरूक होगी कि चीज सही क्या है और गलत क्या है? पब्लिक पहले से जागरूक है। नहीं, आपको पता तो है कि सही क्या है, पहले से लॉरेंस बिश्नोई को बच्चा बच्चा जानता है। जो 5 साल का बच्चा, उससे पूछिए आप लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं तो जानता है। नहीं, बात 100 साल का बूढ़ा भी जानता है। लेकिन जब फिल्म आएगी तो लोग उस सच को जानेंगे जो नहीं जानते। लॉरेंस को सब जानते हैं, लेकिन जो चीजें नहीं जानते हैं वो चीज जानेंगे, वो चीजें जानेंगे, कि लोग उनसे जुड़ेंगे, समझेंगे कि वो चीज ऐसी क्यों हुई और क्यों। काला हिरन के विषय पर जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं हिरन ही तो था। लोग भैंस मार देते हैं, गाय मार देते हैं, हाथी की सूंड में बम रख देते हैं, कुत्ता मार देते हैं, हाथी के सींग से लेके हाथी के दांत से लेके गाय की आंत सब तक हर चीज कीमत है। तो हिरन ऐसा क्या है जिसके ऊपर सलमान खान को मारने धमकी दी, या जिसके लिए इतने पजेसिव है बिश्नोई? तो वजह क्या है, ये किसको पता है? ये बात पता नहीं है फिल्म के जरिए। बिश्नोई समाज क्यों इतना जीवों से प्रेम करता है? लोग कहते हैं लॉरेंस का स्टंट है, सलमान खान के जरिए अपना नाम बढ़ाना चाहता है। ऐसा नहीं है। जब तो लॉरेंस बिश्नोई बच्चा था, जब हिरन शिकार हुआ, काला हिरन वाला जो प्रकरण है सलमान खान, तब तो 5-6 साल का रहा होगा। हम 7 साथ हैं की शूटिंग चल रही है। तो
लॉरेंस नहीं लड़ा सलमान के खिलाफ, बिश्नोई लड़े। हर एक बिश्नोई के अंदर वो आग है। बिश्नोई का 5 साल का बच्चा भी शेर है। अगर बब्बर शेर देखना हो आपको तो बिश्नोई गांव में चले जाइए, आपको बब्बर शेर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका जो प्रेम और प्रति आप जो दिखाना चाहते हैं वो बिश्नोई समाज की तरफ बिश्नोई समाज के प्रति जो मेरा प्रेम है वही लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी पर आधारित काला हिरण फिल्म बनाने की वजह है। मैं किसी गैंगस्टर का, किसी गैंग का मेंबर नहीं हूं, लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक नहीं हूं। जितने बिश्नोई हैं इस धरती पे उन सबका समर्थक हूं। मैंने कहा ना कि अगर बब्बर शेर देखने हो तो बिश्नोई से मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा बब्बर शेर किसे कहते हैं। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, बिश्नोई को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बब्बर शेर किसे कहते हैं। और ऐसे शेर जो हिरणों की हिफाजत करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, देखो किसी भी जानवर को मारना वैसे तो गलत ही है, ठीक है, क्योंकि हर किसी ना किसी का किसी ना किसी चीज से प्रेम है। जैसे आपने बात की गौ माता की, तो गौ माता को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं, माँ कहते हैं। माँ कहते हैं। बचपन में मतलब ये सिखाया जाता है कि गाय हमारी माँ है, माता है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग मारते हैं, उन्हें वो करते हैं, उस चीज के लिए मेरा मानना है कि एक इंसाफ और एक कार्यालय अलग होना चाहिए कि जो इस चीज के लिए सजा दे। उसके लिए सख्त है बहुत उत्तर प्रदेश सरकार। भाजपा तो बहुत सख्त रही है, वो हत्या के खिलाफ रही है, गोवंश के खिलाफ रही है। उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद है, कमेले बंद है। पहले गौ कशों को साथ बिठा के बिरयानी खिलाई जाती थी, रोज़ अफ्तारी होती थी। गौ कश गाय की तस्करी करके रोज़ अफ्तारी करता था, मुख्यमंत्री उसमें शरीक होते थे। आज तो उत्तर प्रदेश में गौ कश आपको दिखाई नहीं देगा। आजकल तो बुलडोजर चल जाता है। आजकल तो फिर हालात बदल गए। धर्म की रक्षा के हितार्थ जब वोट दी हिंदुओं ने, तो परिणाम स्वरूप योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आया। योगी जी वही कर रहे जो अपेक्षाएं थी लोगों की, उस पर खरा उतर रहे। तो जब आप जैसे मूवी शूटिंग करते हो तो आपको शूटिंग के वक्त दिक्कत नहीं आती? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार हर जगह अलग अलग है, अब तो मेनली बीजेपी है हर जगह। उत्तर प्रदेश में शूटिंग की थी तो उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी जी ने पूरे सपोर्ट किया। जो अधिकारी थे योगी जी की सरकार के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, शर्मा जी हैं, तो वहां भी सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे मुझे लगता है कि सच को दिखाने के लिए किसी भी सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मूवीज बनाने के लिए सबको दरवाजे खोल देने चाहिए। अरे हमने अच्छी बनाई है तो जनता पसंद करेगी, खराब बनाई है तो वो उसको डिक्लाइन करेगी, नेगलेक्ट कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। आप तो बना दीजिए ना, हम तो सुरक्षा मानकों के, नियमों के, कानूनों के पालन कर ही रहे हैं ना फिल्म बनाते समय। लेकिन राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने हमें कन्हैया लाल साहू की मूवी शूट करने की इजाजत नहीं दी थी। जो उसके पीछे रीजन क्या था? यही रीजन था कि वो चाहते ही नहीं थे कि कन्हैया लाल साहू की हत्या का सच दिखाया जाए। वो चाहते ही नहीं थे कि उनको जेल में कैसे बिरयानी खिलाई गई वो दिखाया जाए। वो चाहते ही नहीं थे कि राजस्थान सरकार हत्यारों के प्रति जो सद्भाव रखती थी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि तो बच्चे हैं, ठीक है हो गई गलती, अब इसका मतलब ये नहीं हम इनके प्रति दुर्भावना रखें। जो सरेआम एक व्यक्ति का गला काट के वीडियो बना रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनके प्रति दुर्भावना मत रखिए, ये बच्चे हैं। तो ये दिखाना नहीं चाहते थे कांग्रेस के लोग, ये दिखाई दे पर्दे पे, इसलिए उन्होंने शूटिंग नहीं होने दी। मेरा मानना तो यह है कि आप किसी भी सरकार में हो, आप एक आम आदमी हो, बनाने वाले आपको लोग ही हैं, तो आपका जो कर्म है या आपके काम होने चाहिए वो देश के प्रति होने चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, लोगों के प्रति होने चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है आप बताएं, आप सिखाएं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं, तो उन्हें देख के भी लोग सीख रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो राहुल गांधी जी को पसंद हो सकते हैं। हमें तो वो बच्चे पसंद है जो वंदे मातरम का गान करते हैं। कसाब भी ओवैसी के लिए बच्चा है। हाँ, छोटा ही था, उम्र में तो छोटा ही था। कसाब ओवैसी के लिए बच्चा है। निर्मल की सभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या नाम है उस बच्चे का, अजमल कसाब। तो अजमल कसाब बच्चा है, कन्हैयालाल के हत्यारे राहुल गांधी के लिए बच्चे हैं। तो इन बच्चों की असलियत ना दिखा दे कोई, कितने खराब बच्चे हैं ये, इसलिए ये शूटिंग नहीं होने देना चाहते ऐसी फिल्मों को। लेकिन योगी जी हैं। तो मेरे लिए आप मतलब जैसे अभी तो जो आपकी शूटिंग हुई थी वो सारी आपने यूपी में यूपी में की है। तो मतलब जैसे रिलेट अगर जैसे राजस्थान से करना हो तो फिर आपने यहाँ पे सेट्स बनाए हो। सेट्स बनाए। तो आप मतलब पूरी टीम कैसे हायर करते हैं? मतलब ऑन बेसिस की आप फ्रीलांस हायर करते हैं या आपने परमानेंट खोल रखा है ऑफिस? सब हायर करते हैं। डीओपी आता है, डायरेक्शन टीम आती है, कॉस्ट्यूम की टीम आती है, सब एडीज आते हैं, आर्ट वाले अलग आते हैं, वीएफएक्स वाले अलग आते हैं, सुपरवाइजर्स, कैमरा टीम अलग होती है, लाइट्स की अलग होती है, सारी टीम आती है। 100-150 लोग की, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा, यही है फिल्म में। 150 लोग छाती बैठे रहते हैं 2 महीने 3 महीने, जब तक फिल्म नहीं चलती, पूरी नहीं होती।
तो कास्टिंग के लिए कैसे करते हैं आप? कास्टिंग के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं और मैं ऑडिशन भी लेता हूँ ताकि कि ऐसी मूवीज में कास्टिंग सबसे मेन होती है कि वो आदमी वैसा रोल निभा पाए, वो अपने आप को महसूस कर पाए। हाँ, मैं कास्टिंग खुद ही करता हूँ। डायरेक्टर्स भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं, वो भी देते हैं मुझे एक्टर्स को कास्ट करके। लेकिन जो फीचर कास्ट है बड़ी कास्ट के अलावा, उसको मैं ऑडिशन के माध्यम से, ताकि नए बच्चों को मौका मिले। मान लिया आप कास्टिंग डायरेक्टर है, मैंने आपसे कहा मुझे 10 फीचर कास्ट चाहिए, तो आपने इन 10 को दे दिया क्योंकि आप इनके परिचित थे। लेकिन जो 10,000 और लोग हैं लाइन में जो आपको नहीं जानते, नेपोटिज्म, तो वो रह जाएंगे। तो मैं सबको बुलाता हूँ आवाज लगा के, आ जाओ। अब 20 मार्च को मैंने कहा कि सारे आ जाओ, देश में जितने भी चाहते हैं बच्चे काला हिरन में काम करना। एक हॉरर मूवी बना रहा हूँ, उसमें काम करना। बड़ी कास्ट है हॉरर मूवी की, 100 करोड़ का बजट है। आपने ऑडिशन कहाँ रखा है? नोएडा, 20 नोएडा मार्च को नोएडा में रखा है। और उसमें तय कर दूंगा अगली फिल्म के नए बच्चे जो बच्चा। इस बार मैंने 20 से ज्यादा बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया इस फिल्म में, नए जो पहले की इस फिल्म में नहीं थे, सीरियल में नहीं थे, एल्बम में नहीं थे, वो इस फिल्म में अच्छे रोल में है। अच्छा टाइम दिया मैंने उनको। तो मेनली जैसे ये चीजें जैसे आप सब करते हो, तो स्क्रिप्टिंग एंड ऑल भी आप खुद ही करते हो कि मतलब आपने रख रखे हैं इसके लिए भी लोग? स्क्रिप्ट तो मैं खुद ही लिखता हूँ, सॉन्ग्स में खुद लिखता हूँ, डायलॉग्स में खुद लिखता हूँ। मैंने एक सुना था आपका गाना, मतलब सॉन्ग लिखा था ज्यादा, लिरिक्स थे उसमें खाटू श्याम जी के गाने में। हाँ मैंने लिखा है, हाँ, वो रिलीज हुआ है शाम में। वो गाया भी आपने कि मतलब? नहीं मैंने नहीं गाया, वो अमित कुमार है, एक बहुत बड़े सिंगर है जिन्होंने आश्रम में भी गाया, बाबा लाएंगे क्रांति, पहली वाले आश्रम, उन्होंने गाया वो। शाम मैंने तुझको अपना रब माना है, खाटू वाले तेरे दर पे मुझे आना है। मैं खाटू श्याम से आ रहा था, रिंगस रास्ते में था, तो मैंने तब लिखा था वो गाना बीच में, फिर मैं दे दिया वो कंपोज करने के लिए। बहता था मैं आंसुओं की नदी में, नहीं मिल रहा था किनारा, हंसती थी दुनिया मेरे नाम पे, ना मिला था किसी का सहारा, था गम का मारा हालात से हारा, भटकता था मैं दर दर बेचारा, शाम मैंने तुझको अब दवा माना है, शाम मैंने तुझको अपना रब माना है। बहुत प्यारा गाना है, लोगों ने सुना, सराहा। और ये जो फिल्म आ रही है अभी, अ टेल ऑफ मर्डर स्टोरी, इसमें भी श्याम जो देव हैं खाटू श्याम जी, उनका एक गाना है और उसको दिव्य कुमार ने गाया है। हवन करेंगे हवन करेंगे, दिव्य कुमार बड़े सिंगर हैं, काफी उनके सेट सॉन्ग हैं, उन्होंने गाया है। कैलाश जी ने मेरी इस फिल्म में गाना गाया है, सुनिधि चौहान ने गाना गाया है। तो ये तो ओटीटी पे आएगी जैसे, तो आपकी जैसे वो काला हिरन आएगी, तो ये आप सिनेमा हॉल पे, ये भी सिनेमा हॉल की है। नहीं, लेकिन आपने जैसे ओटीटी को राइट्स भेज दिया, ओटीटी को सिनेमा हॉल से उतरने के बाद। अच्छा, मतलब पहले आपके सिनेमा पहले थिएट्रिकल रिलीज है, तो वो आप ही के पास है डिस्ट्रीब्यूशन, या वो भी आप? रिलायंस के पास। अच्छा, मेरा पार्टनर है रिलायंस एंटरटेनमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रिलायंस एंटरटेनमेंट मेरा रिलीजिंग पार्टनर है। तो टेल मर्डर स्टोरी को जो जब पर्दे पे आएगी तो जानी फायरफॉक्स प्रेजेंट नहीं आएगा, रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स अ टेल मर्डर स्टोरी। तो रिलायंस मेरा रिलीजिंग पार्टनर है और जी मेरा ओटीटी डिजिटल पार्टनर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाँ। तो अभी जैसे आपने क्या बोलते हैं मूवी बनाई, तो इसके शूट मतलब ऑडिशन हो गए काला हिरन के? वही तो है 20 तारीख को, 20 मार्च में वही है। नहीं, आपने एक्चुअली इसका शायद मूक ट्रेलर या रिलीज कर रखा है ना? काला हिरन नहीं किया अभी, वो लॉरेंस का किया था। अच्छा, वो अलग है? वो लॉरेंस है गैंगस्टर स्टोरी, वो अलग है, उसकी नेटफ्लिक्स और बाकी लोगों से बात चल रही है। तो वो मतलब क्या रहेगी, मूवी रहेगी, वेब सीरीज? वो वेब सीरीज रहेगी, 10 एपिसोड 10 घंटे। लेकिन वो 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। वेब सीरीज बनाने में 10 घंटे की वेब सीरीज बनाने में 2 साल 3 साल लगते हैं। फिल्म 1.5 घंटे की होती है, 1.25-2 घंटे की होती है। तो ये काला हिरन जो है, इसका शूट होगा अभी इसी साल। एक हॉरर मूवी है मेरी, प्रकाश राज है, सुष्मिता सेन है, आशुतोष राणा है, रवि किशन है और विजय राज उसमें भी है, करण खेर है, बड़ी कास्ट है सारी। वो मेरा अप्रैल से स्टार्ट है और ये भी अप्रैल से स्टार्ट है। 2 अलग अलग टीम साथ के साथ 2 फिल्मों का शूट करेंगे। आप इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करोगे? टीम करती है। तो आप जैसे खुद सेट पे तो आप भी रहते होगे? अब रहता ही हूँ, लेकिन क्योंकि आप जितने मेरे को मतलब इंटरेस्टिंग लग रहे हो कि आपको खुद मतलब हर चीज स्टोरी मेरी है तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा ही, क्योंकि बिना जब राइटर नहीं होगा तो आप नहीं, मेनली होता है ना कि जैसे आप प्रोड्यूसर हो, तो मैं राइटर भी हूँ ना साथ में। तो मेनली ये होता है कि प्रोड्यूसर पैसा लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि जबकि खुद फिल्म में इन्वॉल्व कम। लेकिन मैं टेक्निकल बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, लाइटिंग भी देखता हूँ, डायलॉग का इमोशन भी देखता हूँ, बॉडी लैंग्वेज भी देखता हूँ, एक्टर से भी कह देता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है बहुत अच्छा। तो एक्टर भी कहता है कि ये कौन है, तो वो कहते हैं, डायरेक्टर कहता है प्रोड्यूसर है, तो कहते हैं प्रोड्यूसर को कभी इन्वॉल्व देखा ही नहीं। सॉन्ग्स में भी, म्यूजिक कंपोजिंग में भी मैं कैलाश खेर जी के साथ बैठ के कहता हूँ सर ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वो तो बड़े लोग हैं, अरिजीत सिंह, सोनू निगम अभी आए थे परसों मेरे कंसर्ट में,
तो मेरा कॉलेज है गुड़गांव में, तो वहां मैंने प्रोग्राम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं बड़े लोगों से, और आप अगर सलाह देना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी कोई सलाह भी ऐसी हो कि बड़े लोग उसको मान ले, वो काम की हो। तो मैं दोनों ही काम करता हूँ, जिज्ञासा में जानना भी चाहता हूँ और जो मुझे आता है बताना भी चाहता मैं आपसे एक मतलब सवाल करूंगा, जैसे कि बॉम्बे में होता है कि नेपोटिज्म होता जाता है हूँ। ऑडिशंस को लेके, चीजों को लेके, तो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि आप कैसे मतलब लोगों को ये जागरूक करें कि किस तरीके से वो फिल्म लाइन में हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, सिनेमा स्कूल जा रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, एक्टिंग में करियर बना रहे हैं, लेकिन उन्हें एट द एंड कुछ मिल नहीं रहा। मेरे पास आ जाए, मैं एक बार तो दे सकता हूँ चांस, प्रोफाइल तो बना ही सकता हूँ। देखिए, कोई किसी को चांस दे सकता है, कोई किसी को ढो नहीं सकता है। पहले मैंने एक लड़के को इस फिल्म में कन्हैयालाल का लड़का बना दिया, उससे पहले उसने कोई मूवी नहीं की। फिल्म की स्टोरी की अकॉर्डिंग 2 लड़कों की आवश्यकता थी अंडर 22, जो कन्हैयालाल साहू के बेटे बनते। मैंने 2 नए लड़कों को मौका दे दिया। अब उनके अंदर टैलेंट था, उन्होंने कर लिया। अब दोबारा फिर मैं मूवी बनाऊंगा, फिर मौका दे दूंगा, लेकिन अगली 10 मूवी 20 मूवी में उन्हीं के साथ थोड़ी बनाऊंगा। तो फिर वो अपना भी संघर्ष करें। जो ये देश के लड़के हैं जो चाहते हैं एक मौका मिल जाए, वो एक मौका तो अमित जानी दे सकता है, बाकी फिर उनकी क्षमता है। कहते हैं ना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो फिर मेरी चाल देख लो, तो घुंघरू बना दूंगा मैं, चलना तुम्हारा काम है। एक बार तुम्हें मौका दे दूंगा, बड़ी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एक बार तुम्हारा डेब्यू करा दूंगा, ताकि तुम जब किसी के सामने जाओ तुम्हारे पास दिखाने के लिए प्रोफाइल हो कि सर फला मूवी में मेरा ये कैरेक्टर है। उसके बाद तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, सबने किया है। कि मौका मैं दे सकता हूँ, पर मेहनत तुम्हें करनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के फल भी नहीं बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। मैं मतलब एक चीज और सवाल था कि जैसे गैंगस्टर और माफिया में क्या अंतर है? गैंगस्टर तो उनको कहते हैं जो क्राइम 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 और सिर्फ क्राइम, अपहरण, फिरौती, हत्या, रंगदारी, मर्डर, लूट, डकैती, राहजनी, और उसका एक संगठित गैंग चलाते हैं, 10 20 50 100 लोगों का गिरोह। माफिया वो होता है जो गैंगस्टर भी हो और साथ में वो एक उसका और चेहरा हो कि वो माननीय भी है, सांसद भी है, विधायक भी है, उसके जो है हजारों कारोबार भी हैं, वो स्थापित है लोगों की नजर में कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, सम्मानित है, लेकिन अंदर से उसकी गतिविधियां जो है वो समाज को तोड़ने। होता नहीं कि बहुत सारे देशभक्त ऐसे हैं जिनके अंदर देशद्रोही छिपे हैं, और बहुत सारे देशद्रोही भी ऐसे हैं, गैंगस्टर भी ऐसे हैं जिनके अंदर देशभक्त छिपा है। लोग कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के अंदर एक देशभक्त है, और वो बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, अपने आप को माननीय है, जो कहते हैं हम तो देश के बेटे हैं, सज्जन कुमार हैं, हम तो नटवर लाल हैं, हम तो जगदीश टाइटलर हैं। उनके हाथ आपको खून में से नहीं मिलते 84 के दंगों में, उन्होंने गोलियां चलवाई होती हैं कार सेवकों पे। ऐसे समझो गैंगस्टर और माफिया। माफिया मतलब जिसके अंदर सारी कलाएं हों, गैंगस्टर को गैंगस्टर गैंग चला। जैसे हमारे ना एक साइड पे मैंने भगवत गीता रख रखी है, हाँ तो हमने एक इसमें जैसे जज जुडिशरी का होता है कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वैसे ही आपको इसमें से कोई 2 चिट्स निकालनी है, ठीक और है। अगर आपको भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना। हाँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दोनों पीले वाली मैंने ले ली। वो सेम ही निकल जाएगी एक्चुअली, इसलिए 4 डिफरेंट रंग है। अच्छा, पीली ले ली और मैं एक ये ले लेता हूँ, हरा मैं लेता नहीं। खोलूं? हाँ, 1 by 1। अध्यात्म। तो मतलब आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है आपके जीवन में? अध्यात्म, भक्ति। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इच्छा है संसार बाकी। तो आपको सारी हिम्मत वहीं से मिलती है? हिम्मत, पैसा, ताकत, साथ, सब कुछ वहीं से मिलता है। जब मैंने 10-12 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किया अपने, तो लोग सोचते थे पैसा सैफी वाले देते हैं, शायद मुलायम सिंह जी के यहाँ से आता हो, शायद शिवपाल जी देते हो, शायद अखिलेश जी देते हो, ना, कहीं से नहीं आता था। भक्ति में शक्ति थी, शक्ति तो फिर शक्ति है। मैं जब माँ जाता था माँ वैष्णो देवी, तो मैं कहता था माँ देती तुम हो, और लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। अभी जानी रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज में घूमता है, बड़े बड़े कारोबार हैं, ये सब कहाँ से आता है? तो लोग सोचते होंगे शायद मैंने राजनीति में अपने जीवन में सत्ता में रहते हुए 1 रुपया नहीं कमाया, कभी राजनीतिक सरकारों से, कभी सत्ता के प्रभाव से, कभी प्रशासनिक मशीनरी से। मैं ये बात शिवपाल जी के सामने कहता हूं बैठ के, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनके सामने कहता हूं कि क्या आप सरकार में थे, आपको छूने वाला रघुपति बन जाता था,
क्या मैंने एक कप चाय के अलावा आपसे कुछ मांगा आपके घर पर? वो भी कहते हैं कि नहीं मांगा। आज भी आप कुछ लो, मेरा पॉडकास्ट देख देना। वो ये नहीं कह सकते कभी भी कि अमित जानी ने कभी सत्ता में एक ट्रांसफर के लिए भी कहा हो, एक पोस्टिंग के लिए भी कहा हो, एक प्लॉट के आवंटन के लिए भी कहा हो, एक ठेके के लिए कहा हो। मैं जो कुछ कहता हूं मथुरा में जाके बिहारी जी से कहता हूं, काशी में जाके बाबा विश्वनाथ को कहता हूं, गुजरात में जाके सोमनाथ जी को कहता हूँ, आंध्र में जाके मल्लिकार्जुन को कहता हूँ, पहाड़ों में जाके केदारनाथ बाबू कहता हूँ, माँ बैठी मेरी माँ वैष्णो देवी उनसे कहता हूँ, दतिया जाके माँ पीताम्बरा है, बगलामुखी माता उनसे कहता हूँ। मैं इनसे कुछ कहता ही नहीं। वजीरों से सिफारिश की तमन्ना हम नहीं रखते, वजीरों से सिफारिश की तमन्ना हम नहीं रखते, हमें मालूम है जर्रे को तारा कौन करता है, वो करता है। तो स्ट्रेंथ वाली तो ही आपकी 25 है, स्ट्रेंथ तो वहां से आती है। वो क्या है? अपॉर्चुनिटी। लाइफ में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आप चाहोगे कि मौके आपके पास सारे ही हैं, सारी चीजें आप कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ होता है ना कि एक चीज मैं जैसे कोई मिस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका और मिल जाए या अपॉर्चुनिटी और मिल जाए तो मैं ये चीज कर दूंगा। मेरे को लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं करोड़ों लोगों को एक मुफ्त अपनी सेवा दे सकूं। उन करोड़ों लोगों को जो इलाज के अभाव में मर रहे हैं, इंजेक्शन के अभाव में मर रहे हैं, जिनकी मौत नहीं आई है। कहते हैं जब मृत्यु है तो उसे कौन टाल सकता है? टाल सकता है ना। आप ड्रिप निकाल लीजिए किसी की तो मर जाएगा वो, आप ऑक्सीजन का पाइप निकाल लीजिए किसी का, मर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कोई 1000-2000 बेड का कोई ऐसा अस्पताल, ऐसे ऐसे कई अस्पताल जहां वो तमाम लोग जो गरीब हैं, जो इंजेक्शन गोली नहीं खरीद सकते, वो आके कैंसर का भी इलाज करा सके, डायबिटीज का भी इलाज करा सके, लीवर किडनी भी ट्रांसप्लांट करा सके। ऐसा हॉस्पिटल बन जाए। जो ये लाखों कुत्ते हैं जिनको लाठी मार रहे हैं लोग, इनके लिए कोई शेल्टर हाउस बन जाए। जो गायें हैं पन्नी खाती घूम रही है, इनके लिए बहुत लोग गौशाला बन जाए। बच्चे जो रेड लाइट एरिया ये खड़े हैं, सड़कों पे जो खड़े हैं, चौराहों पे जो भीख मांग रहे हैं, इनके लिए कुछ हो जाए। वृद्धाओं के लिए कुछ हो जाए, बेजुबानों के लिए कुछ हो जाए। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोगों से मैं मिला भी हूँ जो समाज सेवा के सामाजिक कार्यकर्ता में चीजें कर रहे हैं, मतलब अपने दम पे अपने जितने छोटे लेवल पे हो पा रही है उतनी कर रहे हैं। मैंने भी किया। मैंने 8.5 करोड़ रुपए मेडिकल में अब तक हेल्प, मेरी लाइफ की 8.5 CR मेडिकल एड में गया है। मेरे निजी, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। मेरी अमित जानी के बच्चों के पैसे थे, जो उनके दूध के पैसे थे, उनके फ्यूचर के पैसे थे, उनको लंदन भेजने में काम आते, जो वो पैसा मैंने लोगों की दवाइयों में, लोगों के इंजेक्शन में, लोगों के हॉस्पिटल में ऑपरेशन में दिया है, लोगों के घर बनाने में दिया है, लोगों की एम्बुलेंस सेवाओं में, सिलेंडर ऑक्सीजन में दिया है। तो मैं भी निजी ही करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटी के लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं, एनजीओ बनाता हूं, पूरे देश से फिर भीख मांगूंगा, चंदा मांगूंगा। अगर मुझ में सामर्थ्य होगी तो मैं करूंगा। चंदा मांग के क्यों करना है? मैं चाहता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले कि जन कल्याण कर सकूं। तो अभी जैसे आपके सबसे बड़े मतलब पॉलिटिक्स में घुसने के लिए आइडल कौन थे? मतलब आपने सोचा होगा ना किसी को देख के बचपन से छोटे से चौधरी देवीलाल। मतलब क्यों, मतलब कोई स्पेसिफिक? चौधरी देवीलाल जी 1996 में मैं उन्हें पढ़ता था, 97 तक उन्हें पढ़ता रहा, 98 में पढ़ता रहा, 98 में उनसे मिला। देवीलाल जी ही मेरी राजनीति के सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। उनसे ही मैंने राजनीति का जो है प्रेरणा जो मैंने ली है राजनीति को, चौधरी देवीलाल जी से ली है। तो अभी फिर आपके फ्यूचर गोल्स पॉलिटिक्स को लेके हैं कि मतलब आप वापस खड़े होंगे या कोई इलेक्शन लड़ेंगे या? बिल्कुल, कभी तो कुछ करेंगे ही। जब ये फिल्में बना लेंगे, इससे फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे फिर कहीं। तो ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं पॉलिटिक्स छोड़ के फिल्म लाइन में घुसा? छोड़ी नहीं है। राजनीति ना पकड़ी जाती है, छोड़ी जाती है। कहते हैं राजनीतिक व्यक्ति माँ की कोख से राजनीतिक व्यक्ति पैदा होता है। नेता बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता। इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनाया जाता है, नेता नहीं बनाया जाता। नेता माँ के पेट से नेता पैदा होता है। तो आप अपनी जो आपकी मूवी आ रही है इसके लिए कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे कि जाके मूवी सिनेमा हॉल में देखें? ये कहना चाहते हैं कि कन्हैयालाल साहू को मरे हुए, उसकी हत्या हुए आज 3 साल हो गए। 3 साल बाद भी कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस मुद्दे को जिंदा रखें। और जिन्होंने मारा है कन्हैयालाल के परिवार को, पीड़ा दी है जिन लोगों ने, कन्हैयालाल की हत्या करके जिन लोगों ने कन्हैयालाल के परिवार को जीवन भर रोने का एक सबब बना के दे दिया, उन लोगों को हंसने का मौका ना मिले। देश में वो करोड़ों लोग हंसे ना कि क्या हुआ कन्हैयालाल की मूवी का, जिन्होंने कन्हैयालाल की हत्या की है या हत्यारों का समर्थन किया है, तो वो कन्हैयालाल पे नहीं हंसेंगे।
वो अमित जानी पे नहीं हंसेंगे, वो फायरफॉक्स पे नहीं हंसेंगे, वो तुम पे हंसेंगे, 100 करोड़ हिंदुओं पे हंसेंगे। अगर छावा मूवी हिट नहीं होती तो वो लोग जो आज कह रहे हैं कि छावा के बारे में जो आज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो क्या कहते? वो कहते क्या हुआ तुम्हारे छत्रपति शिवाजी महाराज का, क्या हुआ तुम्हारे संभाजी महाराज का? तो सवाल छावा पे नहीं उठता, संभाजी पे उठता। कश्मीर फाइल अगर नहीं चलती तो सवाल उठता उस विचारधारा पे जो कश्मीर फाइल को दिखाना चाहती है। तो अमित जानी की फिल्म नहीं है ये, अमित जानी की शादी की एल्बम नहीं है ये, अमित जानी के बच्चे के जन्मदिन का वीडियो नहीं है ये कि आप देखो मत देखो। ये कन्हैया लाल की स्टोरी है, इसको सपोर्ट करिए। देश को यही कहना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि लोग जाके देखें, जागरूक हों देश के लिए, देश के प्रति। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मतलब हमारा गिफ्ट है कि आप Thank आए, you. आपने समय निकाला, धन्यवाद कि आप इतनी देश सेवा में होते हुए लोगों को प्रति, लोगों को जगाते हुए आपने समय निकाला। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा आपकी मूवी जरूर देखने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।